दुनिया में फील्ड कोई भी हो, लेकिन सफलता के 3 ही सूत्र हैं: धैर्य, परिश्रम और शिद्दत के साथ काम करना। और शायद इन्हीं 3 मंत्र के साथ सियासत में भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। जी हां, यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम सियासत की एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिन्होंने बहुत कम समय में बुलंदियों के तरफ बढ़ना शुरू किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से कौशांबी से सांसद विनोद सोनकर जी, जिन्हें अभी हाल ही में त्रिपुरा जैसे स्टेट का प्रभारी बनाया गया है। विनोद जी के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे। विनोद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। आपको त्रिपुरा जैसे राज्य का प्रभारी बनाया गया है और आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे, 2014 में पहली बार आपने एक तरह से सियासत में एंट्री किया और 2020 में पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और उसके त्रिपुरा के प्रभारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और कार्यकर्ता के भाव से मैं लगातार काम कर रहा हूँ और कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी पहले भी मिली है उसको पूरी शिद्दत से निभाया है और आगे भी जो जिम्मेदारी मिली है उसको भी पूरी शिद्दत, पूरी लगन के साथ करना है। एक वक्त था जो नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अछूत पार्टी मानी जाती थी, या उस तरह से जो स्थान देश के दूसरे हिस्सों में बना वो नॉर्थ ईस्ट में अछूता था। लेकिन उसके बाद धीमे धीमे बढ़ते हुए कदम, त्रिपुरा में आपको एक बड़ी कामयाबी मिली, विप्लव देव की सरकार अच्छी चल रही है और इस बीच आपको वहां का प्रभारी बनाया गया। तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और किस तरीके से आगे आप वहां काम करने जा रहे हैं? देखिए, केवल नॉर्थ ईस्ट में ही अछूत नहीं माना जाता था, बल्कि देश के बहुत बड़े भूभाग पर हमको सांप्रदायिक कह के एक तरह से अछूत माना जाता था। लेकिन भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अपने स्थापना काल से जिस सिद्धांतों को, जिस उद्देश्यों को हम लोग लेके चले, हमने किसी के दबाव में या किसी भी प्रकार के राष्ट्र से कोई समझौता नहीं किया। जो समाज हित में है, जो राष्ट्र हित में है, हमने लगातार उस पर काम किया और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इस समय एक ऐसा दुनिया का सर्वोच्च नेतृत्व है जिसको केवल भारत नहीं, दुनिया स्वीकार करती है। देश पूर्ववर्ती सरकारों की तरह हमने वोट की राजनीति नहीं की, हमने देश की राजनीति की। देश में जिनकी लंबे समय से सरकारें थी वो वोट बैंक के तहत जानबूझ के इस देश को जातियों में, धर्मों में, क्षेत्रों में बांट के देखने का एक प्रयास किया। बांटे में आज यही वजह है जो आपका सवाल ही ऐसा है। आपका सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट क्या नॉर्थ ईस्ट देश का हिस्सा नहीं है क्या? लोग नॉर्थ ईस्ट की बात क्यों करते हैं? कश्मीर की बात हो, कन्याकुमारी की बात हो, गुजरात की बात हो, राजस्थान की बात, देश को एक भागों में बांट के देखने की जो विपक्षियों की या पूर्ववर्ती सरकारों की ये साजिश थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सही मामले में इस देश को एक माले के रूप में पिरो के देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अब दुनिया भारत को टुकड़ों में नहीं देखती, दुनिया भारत को हिस्सों में नहीं देखती, अब दुनिया भारत को एक भारत देखती है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अगर देखा जाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक सिद्धांत था, एक देश, एक संविधान और एक निशान, उसको आपने चरितार्थ किया। अब आप एक निशान का आशय था कि भारत का एक झंडा पूरे देश में फहराया जाए। मुझे लगता है जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं तो भाजपा का झंडा पूरे देश में फहराया जाएगा। तो कहीं एक निशान का आशय ऐसा तो नहीं कि भाजपा को पूरे देश से जो बाकी पार्टियों को सिरे से खारिज कर देना या बाहर कर देना, और भाजपा हर तरफ काबिज हो रही है एक तरफ। अब देखिए, बिहार में उतनी ताकत नहीं थी, आपने बिहार में कामयाबी आपने हासिल की, महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के आप चूक गए, लेकिन बावजूद इसके आपने वहां पर अपनी स्थितियां मजबूत की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या लगता है, एक देश, एक संविधान और एक निशान का आशय क्या है? देखिए, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस विचारधारा के कार्यकर्ता हैं जिसमें देश पहले, पार्टी उसके बाद, व्यक्ति उसके बाद। तो हमारे लिए देश प्रथम है, पार्टी बाद में है
और पार्टी के भी नीचे हम कार्यकर्ता हैं। तो एक निशान का मतलब है पूरे देश में तिरंगा होना चाहिए, पूरे देश में तिरंगा फहरे, तिरंगा रहे। यही इस देश का सपना इस देश के पूर्वजों ने देखा था। लेकिन अब विपक्ष है जो मुद्दा विहीन है, जिसको देश की जनता ने नकार दिया है, वो तरह तरह का भ्रम फैला रहा है। लेकिन हमारा एक निशान का आशय केवल और केवल एक है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक तिरंगा फहरना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत की बात आप लोग हमेशा करते रहे कि अब वक्त आ गया है कि भारत को कांग्रेस मुक्त होना होगा। कम से कम जो है सियासत में बहुत दिनों तक राज करने के बाद भी देश को उस दिशा पर नहीं ले जा पाई कांग्रेस जहां पर भारतीय जनता पार्टी या फिर देश के दूसरे नागरिक चाहते थे जो है। और जिस तरीके से चाहे बिहार में नाकामयाबी की बात हो, अलग अलग जगह पर जिस तरह से कांग्रेस एक तरह से सिरे से खारिज होती जा रही है, क्या लगता है बीजेपी की कामयाबी और कांग्रेस की नाकामयाबी के पीछे मूल वजह क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस मुक्त का सपना कोई हमने पहली बार नहीं देखा है। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश के आज़ादी के समय ही कहा था कि इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह कांग्रेस देश पे शासन करने के लिए नहीं बनी है। कांग्रेस जो थी वो देश को आज़ादी दिलाने के लिए थी, और उसमें देश के सभी धर्म संप्रदाय क्षेत्र के लोगों ने मिलकर इस देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी है, अपना बलिदान दिया है। और रही बात जहाँ तक कांग्रेस मुक्त की, ये संयोग कह सकते हैं, सौभाग्य से कह सकते हैं कि गुजरात के पूत ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुजरात की धरती से जो थे उन्होंने इस देश को कांग्रेस मुक्त की बात की, और अब एक पूत वहाँ और पैदा हुआ जिसको हम देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। शायद उनके नेतृत्व में यह देश कांग्रेस मुक्त हो। कांग्रेस मुक्त का मतलब उस कांग्रेस की बात नहीं हो रही जिसने देश की आज़ादी के लिए लड़ी, क्योंकि उस कांग्रेस मुक्त की बात नहीं कर रहे हैं हम। उस कांग्रेस के मुक्त की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस परिवारवाद से ग्रसित है। हम उस कांग्रेस से देश को मुक्त कराना चाहते हैं जो जातिवाद से ग्रसित है। हम उस कांग्रेस से इस देश को मुक्त कराना चाहते हैं जो इस देश को धर्म संप्रदाय के आधार पर बांट के देखती है। हम उस कांग्रेस से इस देश को मुक्त कराना चाहते हैं जो इस देश को क्षेत्र में टुकड़ों में बांट के देखना चाहती है। आपने जाति और धर्म की बात किया। इस वक्त देश में एक अलग तरीके का सियासी ट्रेंड है। अगर कोई अपराध होता है तो उस अपराध को उस जाति के साथ जोड़ करके देखा जाता है। मसलन अगर हाथरस में कोई कांड होता है तो एक जो है दलित प्रताड़ित होता है, उसमें क्षत्रिय जो है ठाकुर जो है उनको पीड़ित मतलब उनको प्रताड़ित करते हैं और पीड़ित दलित होता। क्या अपराध का भी कोई जातिगत समीकरण होता है? विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से, खासकर उत्तर प्रदेश में एक ट्रेंड बन गया है कि बीजेपी को घेरने के लिए जातिगत आधार पर घेरने की कोशिश हो रही, क्या ये वोट बैंक की सियासत है और जनता इसे स्वीकारेगी? देखिए, हाथरस के पीछे जो चीजें थी अब स्पष्ट हो गई। जो उसके पीछे साजिश कर रहे थे वो भी पूरी तरह से बेनकाब हो गए। सही बात यह है कि देश की जनता ने विपक्ष को पूरी तरह से नकार दिया। अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, सभी चुनाव में देश की जनता ने पूरी तरह से, प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है। अब ये अपनी राजनीतिक भूमि तलाशने के लिए, आप और अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जिस तरह से घटनाओं को जातियों में बांट के देखते हैं और घटनाओं को जातियों से जोड़ के देखते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो चुनाव हुए, खास करके उपचुनाव अलग अलग राज्यों में हुए, उसमें बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुआ, बिहार में खास करके माना जा रहा था कि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बड़े लेवल पर हावी है, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी फ्रंट फुट पर वहां पर दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है विपक्ष जिन सवालों को उठा रहा था उसे जनता ने नकार दिया है? लोकतंत्र में चुनाव ही निर्णय करता है कि किस नीतियों से जनता संतुष्ट है, किससे असंतुष्ट है। इस बिहार के परिणाम, केवल बिहार की बात मत करिए, इस उपचुनाव में 11 प्रदेशों में चुनाव हुआ और 11 प्रदेशों में लगभग 40 विधानसभा में चुनाव हुआ। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का अन्य हिस्सा हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता है। ये इससे सीधे प्रमाण है कि चाहे कोविड के समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को
पूरी तरह से संचालित करने का काम किया, देश को कोविड से बाहर निकालने का काम किया, कोविड के समय सेवा करने का काम किया, और चाहे रोजगार का मुद्दा हो, इस पे का मतलब स्पष्ट है कि देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कोरोना के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है, जो हमने कोरोना से देश को बचाया है। अब एक बार उत्तर प्रदेश की सियासत की तरफ लौटते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, एक बड़ी चुनौती है। उससे पहले जो उपचुनाव थी, इसे लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है वो तय करेंगे कि आखिर परसेप्शन किधर है, जनता क्या चाहती है, या बहुत सारे जो सवाल विपक्ष ने उठाए उसके जवाब मिलेंगे। जवाब मुझे लगता है क्या पर्याप्त है विपक्ष के लिए? आगे विपक्ष और ज्यादा जो थोड़ा उम्मीदें भी सजोए था कि उपचुनाव में अगर नतीजे उनके पक्ष में आते हैं तो शायद आगे लड़ाई मजबूत होगी। तो आपको क्या लगता है 2022 में एक तरफा होने जा रही है, या उसके लिए अभी आप चुनौती देखते हैं किसी को? कोई चुनौती नहीं बची है। जो 2017 के बाद जितने चुनाव हो रहे हैं उसमें जनता का जो मूड है वो साफ स्पष्ट कर रहा है कि जनता योगी जी की सरकार से पूरी तरह संतुष्ट है। और जिस तरह से योगी जी ने, चाहे युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, जो लगातार काम कर रहे हैं और जो मेहनत की पराकाष्ठा देखने को मिली है, इस कोरोना में भी अगर सबसे ज़्यादा किसी ने कुर्बानी दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। सबसे ज़्यादा अगर कार्यकर्ता किसी के शहीद हुए, मरे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के थे। एक विपक्ष का नेता बता दे कि जिसके कार्यकर्ता ने, जिसकी पार्टी के नेता ने कोविड के समय जनता की सेवा करते समय अपनी प्राण का बलिदान दिया हो। हमने एक नहीं 40 कार्यकर्ताओं के, कई सांसदों को, मिनिस्टरों को हमने खोया है, लेकिन हमने अपनी जान की परवाह नहीं की। जनता के सेवा में अपने पूरे परिवार को, अपनी पूरी पार्टी को, पूरी सरकार को, इस देश की जनता को सेवा के लिए लगाया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कास्टिज्म फैक्टर का एक बड़ा योगदान है, इसको आप नकार नहीं सकते, और बीजेपी इसमें माहिर है। 2014, 2017, 2019 जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग आपने किया वो एक कामयाबी का बड़ा आधार थी। वो फिर चाहे दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की बात रही हो, पिछड़ा वोट बैंक को अपने पाले में करने की बात रही। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासी पार्टी, खासकर सपा और बसपा, दोनों का आधार उन जातीय समीकरणों पर टिका हुआ था, लेकिन आपने उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। आपको क्या लगता है वो मोमेंटम 20 में बरकरार रहेगा? कहते हैं कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर के दलित आपसे नाराज है, पिछड़ा आपसे नाराज है, क्या वो मोमेंटम बरकरार रख पाएंगे 2020 में, 2022 में, माफ कीजिएगा? पहले तो एक बात ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती। जो आप सोशल इंजीनियरिंग जिसको आप कहते हैं, हम उसको सामाजिक समायोजन कहते हैं। समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, ये भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं, जनसंघ से स्थापना काल से ये प्रयास रहा है कि देश के सभी जातियों, सभी समाजों का प्रतिनिधित्व हो। जात की राजनीति इसको नहीं कहते, जात की राजनीति सपा की कहते हैं कि एक जात की राजनीति करते हैं। जात की राजनीति आप बहुजन समाज पार्टी कह सकते हैं, जो एक जात की राजनीति करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में देश की कोई ऐसा जाति नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा धर्म संप्रदाय नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व नहीं हो। सभी लोग, सबसे ज़्यादा अगर देश में सांसद अनुसूचित समाज के किसी के पास हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर सबसे ज़्यादा विधायक किसी के पास है अनुसूचित समाज के तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। ओबीसी की बात करेंगे वो भी हमारे पास सबसे ज़्यादा है। महिला की बात करेंगे सबसे ज़्यादा महिला का प्रतिनिधित्व हमने दिया है। जात की राजनीति, सही बात तो यह है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश से जातिगत व्यवस्था समाप्त हो रही है, और जो थोड़ा बहुत बचा, जो लोगों को गलतफहमी है, वो 2022 में दूर हो जाएगी। लोग जातिगत व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। एक तरफ आप जातिगत व्यवस्था को समाप्त करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप लोग कोटे पर कोटे की सियासत की बात करते हैं। ये दोनों कंट्राडिक्शन नहीं है अपने आप में? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सवर्ण समाज के जो भूमिहीन हैं, जो गरीब हैं, उनको 10% आरक्षण दिया। तो आप किस जात की बात करेंगे? हमने जात के आधार पर नहीं दिया। उनको जो लंबे समय से जो इस देश में गरीब हैं, का सवर्ण समाज में गरीब लोग नहीं हैं, ब्राह्मण गरीब नहीं है, ठाकुर गरीब नहीं है, बनिया गरीब नहीं है, वो भूमिहीन नहीं है, क्या उसको देश के विकास के मुख्य धारा में नहीं जोड़ना जाना चाहिए? अगर हम जोड़ते तो जातिवाद बात क्या है?
ये जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो आज पिछली सरकारों की नीतियों के कारण पिछड़ गए हैं, उनको देश के विकास के मुख्य धारा में जोड़ना बीजेपी का मुख्य उद्देश्य है। मैं आपको इस पे एक लाइन जोड़ता हूँ। जब इस देश में संविधान लागू होता है और अनुसूचित समाज के आरक्षण के लिए 10 साल का समय तय होता है, तो हमारे पूर्वजों ने 10 साल का समय क्यों तय किया था? उन्होंने तय इसलिए किया था कि 10 साल के अंदर अगर आने वाली सरकारें इसको ठीक ढंग से लागू करेंगी तो इस देश से जो असमानता है, जो सदियों से लोग पीछे हैं, उनको हम विकास के मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे। लेकिन देश की जो सरकारें थी, उनकी कुनीतियां, उनकी नीयत नहीं थी, नीति नहीं थी, जिसके कारण इतना लंबा समय तक चला। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब 26 नवंबर 1949 को संविधान की पहली प्रति देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपते हैं, तो वो एक बात कहते हैं कि यह संविधान जब 26 जनवरी 1950 से लागू होगा तो राजनीतिक समानता तो आ जाएगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता आने वाली सरकारों के नियत और नीति पर निर्भर करेगी। अगर वो पूरी नियत के साथ, पूरी नीति के साथ इस संविधान को लागू कर देंगे तो बहुत जल्दी इस देश में सामाजिक और आर्थिक समानता भी आ जाएगी। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं इससे पहले जो राजनीतिक नेतृत्व था उसने जो आरक्षण का फायदा एक क्रीमी लेयर, एक खास तबके तक पहुंचा, अगर और उस तबके जो आइसोलेटेड रहे, अभी भी मान लीजिए दलितों में जो लोग आइसोलेटेड रहे, पिछड़ों में जो लोग आइसोलेटेड रहे, उनको उठाने के लिए कोटे पर कोटे की जरूरत है नहीं, अति दलित और अति पिछड़े जैसे लोगों को आगे लाने की जरूरत है या उन्हें ज्यादा आरक्षण का फायदा देने की जरूरत है? देखिए, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जब देश आज़ाद हुआ, इस देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो जिनको देख के, जिनके लिए आरक्षण बनाया गया, उस समय की सरकारें पूरी नियत के साथ अगर नीति बनाती तो मुझको लगता है कि आज़ाद भारत के 70-72 साल में स्थिति कुछ और रही होती। उनकी नियत कभी नहीं रही कि इस देश से गरीबी हटे, बेरोजगारी हटे, अशिक्षा हटे। उन्होंने इस देश के अनुसूचित समाज को और इस देश की माइनॉरिटी को केवल और केवल वोट बैंक के रूप में देखा, उनका विकास नहीं चाहा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जिन माइनॉरिटी के बदौलत ये सत्ता में रहे, वो आज़ाद भारत में लगातार पिछड़ते गए। आरक्षण जिस तरह से लागू होना चाहिए था नहीं लागू हुआ, जिसके कारण ये आज संकट सबके सामने है। तो आप हमको नहीं कह सकते हम जात के आधार पे, हम तो चाहते हैं अगर हमारी ये नियत नहीं होती, बहुत लंबे समय से इस देश में मांग चली आ रही थी कि जो समण समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, भूमिहीन हैं, उनकी भी चिंता करें। पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? कि उनको इतने लंबे समय से मांग थी। और वो भी इस देश की सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिना अनुसूचित समाज के आरक्षण में किसी प्रकार का छेड़छाड़ किए, बिना ओबीसी के आरक्षण में छेड़छाड़ किए, बिना किसी प्रकार की कटौती किए, सवर्ण समाज के जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, जिनको आवश्यकता है, उसके लिए काम किया है हमने। तो हम जात के आधार पर हम चाहते हैं इस देश के जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, गरीब हैं, उनको विकास के मुख्य धारा में जोड़ा जाए। 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अग्रिम रणनीति पहले से, वैसे भी बीजेपी जानी जाती है कि भविष्य की रणनीति जो है तैयार करती है। जो है अभी राधा मोहन सिंह जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, सुनील ओझा साहब को यहाँ पर उप प्रभारी बनाया गया है। दोनों लोगों के पास पहले भी सह प्रभारियों के दायित्व रहे हैं। आपको लगता है कि जो इक्वेशन बिहार के अंदर जिस तरीके से बना, बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली, उत्तर प्रदेश तो एक बड़ी चुनौती के तौर पर रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी 4 साल तक शासन किया है, ये सब बीजेपी का संगठन, बीजेपी की स्ट्रेटजी और सरकार का पूरा कार्यकाल मिलाकर के 22 में कामयाबी की गारंटी बनेगा? देखिए, एक बात तो आप और थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देख के कोई रणनीति नहीं बनाती।
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। सरकारें रहें या न रहें, हम संगठन निरंतर चलाते हैं और संगठन के अनुसार इस तरह का दायित्व दिया जाता है। इसको किसी चुनाव से जोड़ कर देखने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी थोड़ी है। रही 2022 की बात, जब 2022 आएगी, अब तो देश के लगभग 75% भूभाग पे भारतीय जनता पार्टी और भगवा का परचम लहरा रहा, और 2022 में कोई सामने नहीं है, कोई किसी प्रकार का संघर्ष है ही नहीं। अच्छा, विपक्ष आरोप लगाता कि भगवा और राष्ट्रवाद दो ऐसे एक तरह से संजीवनी बूटी है बीजेपी के पास कि जहां उसके जब बुनियादी सवाल उठने लगते हैं वहां पर वो राष्ट्रवाद परोस देते हैं, वहां पर वो भगवा को आगे ले आते हैं और सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। ये एक अफीम की तरह जो है, एक नशे की तरह लोगों के अंदर है, जो क्योंकि धर्म और राष्ट्रवाद एक ऐसे लोगों की भावनाओं से जुड़े हैं और बीजेपी उन भावनाओं के साथ वोट का कारोबार करती है। विपक्ष लगातार इस बात पे आरोप लगाता, क्या वाकई में जब आप बिहार जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जय श्री राम कहते हैं मैं वहां से आया हूं जहां रामनगरी है, और एक बड़ी कामयाबी बीजेपी के हिस्से आती। तो क्या राष्ट्रवाद और भगवा बीजेपी के लिए कोई चुनावी एजेंडा है, चुनावी स्टंट है? तो क्या करें, राष्ट्रवाद छोड़ के आधा कश्मीर कांग्रेस के जमाने में चाइना को चला गया, छोड़ दिया जाए? क्या राष्ट्रवाद एक देश में दो निशान रहने दिया जाए, दो प्रधान रहने दिया जाए? नहीं चलेगा। इस देश में राष्ट्रवाद किसी के लिए कोई एजेंडा हो सकता है, राष्ट्रवाद हमारे प्राण में बसता है। अगर देश के किसी भूभाग पे आक्रमण होता है तो सेकुलरिज्म के नाम पर उनको हम छोड़ दें? अगर पाकिस्तान पुलवामा जैसी घटना करता है तो क्या करें, सेकुलरिज्म के नाम पर उसको छोड़ दें? हम घुस के मारे और मारेंगे। ये हमारे लेकिन चाइना लगातार आंखें तरेड़ता है, पाकिस्तान लगातार सीज फायर का वायलेशन करता है, नेपाल से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं बनते, बांग्लादेश से भी वो रिश्ते नहीं जो कभी हुआ करते। तो ओवरऑल देखा जाए पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हमारे एक तरह से खराब होते आ रहे। तो क्या विपक्ष के आरोप सच नहीं है कि कहीं ना कहीं हम पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते नहीं बना पा रहे, या विदेश नीति जो शुरुआत से चलती चली आ रही है बीजेपी उसमें बदलाव करने में लगी हुई है? उस विदेश नीति से हमने क्या क्या खोया, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। उस विदेश नीति के कारण हमने कितने शहीदों, कितने सैनिकों की प्राण की आहुति दी है, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। और उस विदेश नीति के कारण देश में आतंकवाद बढ़ा, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। हम पड़ोसी से संबंध अच्छा चाहते हैं, लेकिन अपने शहीदों के कुर्बानी की कीमत पर नहीं, अपने देश के आन बान और शान से समझौते की कीमत पर नहीं। चाइना की बात करते हैं, आप केवल यहाँ पे कुछ लोगों की बात छोड़ दीजिए, आज पूरी दुनिया स्वीकारती है कि अगर चाइना पीछे गया है तो वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल नेतृत्व के कारण गई है। डोकलाम जैसी घटना में उन्होंने पीछे जाना हुआ। पीएम जैसलमेर में दिवाली मनाने जाते हैं, कांग्रेस कहती है केवल फोटो सेशन है। अब यही सवाल है ना, सवाल तो यही है। उनके लिए परिवार, उनका बेटा, उनका बहू है, उनकी गिने चुने लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए परिवार 130 करोड़ जनता है, इस देश की सैनिक है। अगर परिवार के बीच में जाके दीपावली मनाए तो उनको फोटो से समझ में आता है, तो मुझे उनको समझने दिए। देश की जनता तो नहीं समझती। देश की जनता 130 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री को अपना अभिभावक मानती है, अपना सेवक मानती है, और इस देश की सेना को साथ साथ पूरे देश के लोगों को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। प्रधानमंत्री जी कोई पहली बार नहीं गए हैं और ना पहली बार उन्होंने कहा है। जब भी अवसर आया है उन्होंने केवल कहा नहीं, करके दिखाया है। इसलिए विपक्ष तो हताशा और निराशा में है। हताशा और निराशा लोगों के पास सवाल। विनोद जी, एक आखिरी सवाल, पंचायत चुनाव, अभी तक उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में आपको कामयाबी मिली, पंचायत चुनाव बेहद नजदीक है। पंचायत चुनाव वो चुनाव होते हैं जिसके जरिए गांव तक आप अपनी कनेक्टिविटी या आप अपनी पहुंच दर्ज करा सकते हैं। इस बार बहुत सारी राजनीतिक दल योजना बना रहे हैं अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का। बीजेपी की किस तरह से स्ट्रेटजी होगी पंचायत चुनाव को जीतने की? देखिए, जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह हुए, अमित भाई शाह पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि पंचायत से पार्लियामेंट तक, और भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता पूरी तरह से पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए लगातार संगठन भी काम कर रहा है और कार्यकर्ता भी काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विनोद सोनकर जी,
जिन्होंने खुल करके तफसील से तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी और यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमें कुछ प्लान नहीं करना पड़ता, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है और हर हालत में कामयाबी बीजेपी को सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि हमने परिश्रम के साथ मुद्दों को उठाया है। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया।